तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हिकायत पॉइंट को सब्सक्राइब करिए और घंटी के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। शुक्रिया। पिछले एपिसोड में हमने सुना, अगर शहरी हमारे साथ ताउन करें तो किला फतह होने की सूरत में किसी शहरी को परेशान नहीं किया जाएगा, उनकी इज्जत, जान और माल की पूरी हिफाजत की जाएगी। अब आगे एपिसोड नंबर 69। 3-4 दिन गुजरे तो 2 आदमी मुसलमानों के लश्कर में आए। उन्होंने बताया कि वो रात को किले के अंदर से निकले थे। बंद किले में से किसी का बाहर आना या अंदर जाना मुमकिन नहीं होता था, लेकिन उन दोनों ने बताया कि शहर के 5-7 साहिब हैसियत हिंदू, जिनमें मंदिर का बड़ा पंडित भी शामिल था, एक दरवाजे के पहरे पर खड़े फौजियों के पास गए और उन्हें कहा कि वो मुसलमानों तक पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि किला ले लो, लेकिन हमारी जान बख्शी की जमानत दो। इन 6 महीनों के मुहासरे में शहर की ये हालत हो चुकी थी कि लोगों ने एक वक्त खाना शुरू कर दिया था और पानी की भी किल्लत पैदा हो गई थी। तिजारत पेशा लोगों को तो बहुत ही नुकसान पहुंच रहा था। फौज भी तंग आ चुकी थी। उन 2 आदमियों के बयान के मुताबिक आधी फौज जो बाहर आकर लड़ती रही है मारी जा चुकी थी। मुसलमानों के फेंके हुए पैगामात जो तीरों के जरिए अंदर पहुंचाए गए थे, शहरियों के हाथ लग गए थे। उनसे उन्हें ये इत्मीनान हो गया था कि मुसलमान उन्हें पूरे हुकूक देंगे। शहर के जो मुअज़्ज़िज़ अफराद फौजियों से मिले थे, उन्हें जो फौजियों ने बताया कि वो खुद हथियार डालना मुनासिब नहीं समझते, उन्होंने इस वफ़द को राजदारी से ये तरीका बताया कि वो 1-2 दिनों में जो बरतरी दरवाजे से बाहर निकलेंगे और मुसलमान हम पर हमला करेंगे, हम भागकर अंदर आ जाएंगे और ये दरवाज़ा खुला छोड़ देंगे। मोहम्मद बिन कासिम ने शहरियों के इन नुमाइंदों को यकीन दिलाया कि उनकी शराइत पूरी की जाएंगी। वो दोनों रात के अंधेरे में गए और फौजियों ने उनके लिए दरवाज़ा खोल दिया। 2-3 दिनों बाद जो बतरी दरवाज़ा खुला, मोहम्मद बिन कासिम उसी का मुंतज़िर था। अंदर से कुछ नफरी निकली। मुसलमानों का एक दस्ता तैयार था। मोहम्मद बिन कासिम के इशारे पर उस दस्ते ने हिंदू फौजियों पर हमला कर दिया। वो भागकर अंदर चले गए और दरवाज़ा खुला रहने दिया। मोहम्मद बिन कासिम का ये दस्ता किले में दाखिल हो गया और उसके पीछे मुजाहिदीन का तमाम तर लश्कर इस दरवाजे में दाखिल हो गया। किले में जो फौज थी वो दूसरे दरवाजे से निकल भागी। ब्रह्मनाबाद मोहम्मद बिन कासिम की फतूहात का एक और संगे मील था। मुजाहिदीन ने किले पर इस्लामी परचम चढ़ाकर ब्रह्मनाबाद को इस्लाम का एक और रोशनी का मीनार बना दिया। ब्रह्मनाबाद का किला जो एक किला बंद शहर था, तकबीर और रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नारों से लरज रहा था। शहर में भगदड़ बपा हो गई थी। शहर के लोग इस डर से भागने और छिपने की कोशिश कर रहे थे कि फातह फौज उनके घरों पर टूट पड़ेगी और कुछ भी नहीं छोड़ेगी। लोग अपनी जवान लड़कियों और बच्चों को छिपाते फिर रहे थे। बाज ने अपनी लड़कियों को मर्दाना लिबास पहना दिए थे। बहुत से लोग बड़े मंदिर में जा छुपे थे। ऐ लोगों, मंदिर में पनाह लेने वाले हुजूम से बड़े पंडित ने कहा, मत डरो, मत भागो, हमने तुम्हारे लिए अमन व अमान की ज़मानत ले ली है। मुसलमानों के लिए शहर के दरवाजे हमने खुद खुलवाए हैं, तुम पर कोई हाथ नहीं उठाएगा। जाओ, घरों के दरवाजे खुले रखो, तुम्हारी दहलीज़ों पर किसी मुसलमान फौजी का कदम नहीं पड़ेगा। उधर शहर में मोहम्मद बिन कासिम का ये हुक्म बुलंद आवाज़ से मुजाहिदीन तक पहुंचाया जा रहा था कि सिवाय उन अफराद के जो अभी तक लड़ने पर आमादा हों, किसी शहरी फौजी, मर्द, औरत और बच्चे पर हाथ न उठाया जाए। किसी के घर में झांकने से गुरेज किया जाए। ये ऐलान अरबी और सिंधी ज़बानों में
दोहराए जा रहे थे। सिंधी ज़बान में इसलिए कि मोकू अपनी फ़ौज के साथ मोहम्मद बिन कासिम के साथ था और मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज में 9 मुस्लिम सिंधी भी थे जो अभी अरबी ज़बान नहीं समझते थे। मोहम्मद बिन कासिम ने दूसरा हुक्म ये दिया कि किसी फ़ौजी को न भागने दिया जाए। उसने अपने सालारों से कहा था कि एक जगह से भागी हुई फ़ौज दूसरी जगह जाकर वहाँ की फ़ौज के साथ जा मिलती है। इब्न कासिम शाबान सख्ती ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ और देखा है और जो मैं देखता हूँ वो कोई और नहीं देख सकता। एक जगह से भागी हुई फ़ौज दूसरी जगह की फ़ौज को इतना डराती है कि उसका लड़ने का जज्बा कमज़ोर पड़ जाता है। भागने वालों को भाग जाने दें और जिन्हें भागने से रोकना है मेरी नज़र में है बल्कि मेरे जाल में है। ऐसी भगदड़ और अफरा तफरी इस महल में भी बपा हो गई थी जिसमें राजा ताहिर आकर ठहरा करता था। उसके बेटे यहाँ ठहरते थे और कभी कभी उसकी कोई रानी कुछ दिनों के लिए यहाँ आया करती थी। महल में इत्तला पहुंची कि अरब की फौज किले में दाखिल हो गई है तो किसी ने यकीन नहीं किया। हो नहीं सकता, ताहिर के एक वजीर ने गुस्से से कहा। 6 चांद डूब चुके हैं, मुसलमानों को शहर की दीवार के करीब आने की जुर्रत नहीं हुई, वो थक हार कर बैठ गए हैं। ये राजा ताहिर का वही वजीर था जिसका नाम सियाकर था और जो ब्राह्मणाबाद के मुहासरे से कब्ल मोहम्मद बिन कासिम की इताअत कबूल कर चुका था। मोहम्मद बिन कासिम ने पहले तो उसे अपने साथ रखा, फिर सियाकर की दरख्वास्त पर उसे ब्राह्मणाबाद भिजवा दिया। वो ब्राह्मणाबाद की फतह के बाद अलल ऐलान इताअत कबूल करना चाहता था। महाराज, एक और आदमी ने आकर इत्तला दी, मुसलमान किले में आ गए हैं, रानी को यहाँ से निकाल दें। रानी सो रही है, सियाकर ने कहा। जब तक मैं मुसलमानों को न देख लूं, रानी को जगाना। ये राजा ताहिर की रानी लाडली थी। मौरखों ने इसका नाम सिर्फ लाडी लिखा है और ये भी लिखा है कि लाडी जो अभी जवानी की उम्र में थी, राजा ताहिर की चहेती रानी थी। वो राजा के उमूर और मसाइल में अमली तौर पर दिलचस्पी लेती थी। उसकी ज़्यादातर दिलचस्पी फ़ौज के साथ थी। सिंध की फ़ौज को हर किले और हर मैदान में शिकस्त हुई और यहाँ की किलाबंद शहर और कस्बे पके हुए फल की तरह एक एक करके मोहम्मद बिन कासिम की झोली में गिरते गए तो रानी लाडी एक रोज़ राजा ताहिर के सामने जा खड़ी हुई। क्यों लाडी, राजा ताहिर ने उससे पूछा था, आज तुम्हारे चेहरे पर हल्के हल्के बादलों के साए से क्यों नजर आ रहे हैं? मेरे चेहरे पर नहीं महाराज, लाडी ने जवाब दिया था। सारे सिंध पर पड़े गहरे बादलों के साए फैलते जा रहे हैं। ये अरब से उठती हुई स्याह घटाएं हैं जिनके साए मेहरान की लहरों से इधर आ गए हैं और महाराज की गैरत को ललकार रहे हैं। क्या हम मर गए हैं रानी? राजा ताहिर ने कहा। हमने उन्हें खुद इधर आने दिया है। राजा ताहिर ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। महाराज, रानी लाडी ने पीछे हटते हुए कहा, आज से न मैं आपकी रानी हूँ न आप मेरे राजा हैं। अगर आपके दिल में मेरा प्यार है तो ये प्यार सिंध की धरती को दे दें। अगर आपको इस धरती की बजाय मेरे साथ प्यार है तो मोहम्मद बिन कासिम का सर ले आएं या अपना सर कटवा दें। मैं अब मोहम्मद बिन कासिम का या आपका कटा हुआ सर देखना चाहती हूँ। मुसलमानों के कदम राबर से आगे न बढ़ें। उन अरबों ने मेहरान के पानी को नापाक कर दिया है। आपका हाथ सिर्फ उस रोज़ मेरे जिस्म को छू सकेगा जिस रोज़ मोहम्मद बिन कासिम का सर मेरे सामने ज़मीन पर पड़ा होगा और उसकी फ़ौज झाड़ू के बिखरे हुए तिनकों की तरह मेहरान में समंदर की तरफ बही जा रही होगी। ताहिर कोई बुज़दिल राजा नहीं था कि उसे भड़काने और मुश्तइल करने की ज़रूरत पड़ती। वो अपनी रानी के जज्बे को समझता था। वो उठ खड़ा हुआ। ऐसे ही होगा, उसने कहा, ऐसे ही होगा। हमारे जिस्म पर पहला हक सिंध का है, तुम्हारा नहीं। तुम ठीक कहती हो लाडी,
تمہارے پاس محمد بن قاسم کا سر آئے گا یا ہماری لاش آئے گی جس کے ساتھ سر نہیں ہوگا۔ پھر ایسے ہی ہوا۔ رانی لاڈی نے بڑے جوش اور جذبے اور بڑے پیار سے طاہر کو میدان جنگ کی طرف رخصت کیا تھا۔ طاہر کے ہاتھی کی سونڈ کو اس نے چوما تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنے مہاراج اور مہاراج کے دیو ہیکل ہاتھی کو، جو سفید ہاتھی کے نام سے مشہور تھا، آخری بار زندہ دیکھ رہی ہے۔ لاڈی کو محمد بن قاسم کا سر تو نہ ملا، اپنے مہاراج کی لاش ملی جس کے ساتھ مہاراج کا سر نہیں تھا۔ اس وقت رانی لاڈی برہمن آباد میں تھی۔ راوڑ کے میدان سے بھاگے ہوئے فوجی، جن کی تعداد بہت تھوڑی تھی، برہمن آباد پہنچ رہے تھے۔ لاڈی نے ان سب کو اپنے سامنے کھڑا کرایا، پھر حکم دیا کہ برہمن آباد کی تمام فوج اس کے سامنے لائی جائے۔ کیا تم زندہ رہنے کے قابل رہ گئے ہو؟ رانی لاڈی نے اپنی فوج سے کہا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھی۔ کیا تم اپنی بیویوں کا سامنا کر سکو گے؟ تم سے زیادہ ناپاک اور کون ہوگا جن کی دھرتی پر دوسرے ملک سے آئی ہوئی تھوڑی سی فوج دندناتی پھر رہی ہے؟ تمہارے مہاراجا نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ محمد بن قاسم کا سر لائیں گے یا اپنا سر کٹوا دیں گے۔ مجھے اطلاع مل چکی ہے کہ مہاراج کی لاش مل گئی ہے، لیکن سر کے بغیر ہے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تمہارے جسموں کے ساتھ تمہارے سر موجود ہیں۔ تم گھروں میں بیٹھ جاؤ، اب ہم لڑیں گے۔ میں عورتوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑاؤں گی۔ اگر ہم ہار گئیں تو مسلمان ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ ہم خوش ہوں گی کہ ایک بہادر قوم کی لوڈیاں بن گئی ہیں۔ مورخ لکھتے ہیں کہ لاڈی کی تقریر اس قدر اشتعال انگیز تھی کہ اس کی فوج نے جوش و خروش سے جے کارے لگانے شروع کر دیے۔ گھوڑے بھی جیسے بے چینی سے گھر مارنے لگے تھے۔ لاڈی نے اس فوج میں سے کچھ عہدیدار، ٹھاکر اور سپاہی چنے۔ کسی بھی تاریخ میں ان منتخب افراد کی صحیح تعداد نہیں ملتی۔ ایک اشارہ ملتا ہے کہ یہ تعداد کم از کم 1500 اور زیادہ سے زیادہ 2000 تھی، اور یہ اس فوج کی کریم تھی، یا جیسے دودھ سے یا ملائی اتار لی گئی ہو۔ لاڈی نے اس دستے کو اپنی کمان میں لے لیا اور اس کی ٹریننگ شروع کر دی۔ ٹریننگ کے دو پہلو تھے، ایک جسمانی اور دوسرا جذباتی۔ جسمانی طور پر تو سپاہی وغیرہ تربیت یافتہ ہی تھے اور انہیں لڑائی کا تجربہ بھی تھا، لیکن جذباتی لحاظ سے انہیں وہ اس قدر مشتعل کرتی تھی کہ وہ راوڑ جا کر مسلمانوں پر حملہ کر دینے کو بےتاب ہونے لگتے تھے۔ ان کی تنخواہ دوسری فوج کی نسبت 6 گنا تھی اور انہیں ایسی مراعات دی گئی تھی جو دوسری فوج کو کبھی نہیں دی گئی تھی۔ پھر اس دستے کے لیے نقد انعام مقرر کیا گیا جو انہیں مسلمانوں کو شکست دینے کے بعد ملنا تھا۔ نقد انعام کے علاوہ ایک انعام یہ بھی مقرر کیا گیا تھا کہ فتح پر ہر فرد کو ایک جوان لڑکی دی جائے گی۔ محمد بن قاسم نے جب برہمن آباد کو محاصرے میں لیا تھا تو قلعے کے اندر سے فوج کے 2-3 دستے باہر آ کر مسلمانوں پر حملے کرتے اور واپس قلعے میں چلے جاتے تھے۔ یہ حملے زیادہ تر لاڈی کا یہ دستہ کرتا تھا۔ محاصرے کے آخری 2 مہینوں میں رانی لاڈی نے اس دستے کو اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ اسے امید تھی کہ مسلمان محاصرہ اٹھا کر چلے جائیں گے اور اس وقت ان پر یہ دستہ حملہ کرے گا۔ رانی لاڈی نے اس دستے کو باولا اور خونخوار بنا دیا تھا۔ یہ دستہ محل کے قریب ہی کہیں رکھا گیا تھا۔ محمد بن قاسم کی فوج اس طرح شہر میں داخل ہو گئی کہ اس دستے کو خبر ہی نہ ہوئی، لیکن محمد بن قاسم کے جاسوسی کے سربراہ شعبان ثقفی کو قلعے میں داخل ہوتے ہی پتہ چل گیا تھا کہ یہاں جانبازوں کا ایک دستہ بھی ہے۔ برہمن آباد میں شعبان ثقفی کے جاسوس بھی موجود تھے جو سندھ کے باشندے تھے۔ جب مسلمان قلعے میں داخل ہوئے تو ان جاسوسوں نے شعبان ثقفی کو قلعے کے اندر کی تمام رپورٹیں دے دی تھیں۔ ان میں چند ایک بڑے قیمتی راز تھے اور اس دستے کے متعلق بھی جاسوسوں نے تفصیلی رپورٹ دی تھی۔ شعبان ثقفی نے محمد بن قاسم کو بتا کر ایک دستہ ساتھ لیا اور اس دستے کو گھیرے میں لے لیا تھا۔
اتنی محنت سے تیار کیا ہوا جانبازوں کا دستہ لڑنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوا تھا کہ پکڑا گیا۔